पास रखी हों और उनमें से एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो उसके निकट स्थित दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण की घटना कहते हैं। ये अपन ने कल पढ़ा था आखिरी में। कौन सा प्रेरण? अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्टेंस। हमने देखा था कि द्वितीयक कुंडली में जो फ्लक्स उत्पन्न होता है ये प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। और यदि हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएं तो एक स्थिरांक m आता है। यहाँ m कहलाता है दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक। दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है, m कहलाता है। इसका मात्रक हेनरी होता है, लेकिन चूंकि ये प्रचलित मात्रक है इसलिए हेनरी की जगह पर मिली हेनरी का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसके कारण क्या होगा? द्वितीय कुंडली संबंधित फ्लक्स के मान में जब परिवर्तन होगा तो द्वितीय कुंडली में फैराडे के EMI नियम से, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम से प्रेरित विद्युत वहा बल ES ये बराबर होता है माइनस डी फाई एस अपॉन डी टी। और फाई एस किसके बराबर है? MIP के, तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ MIP। इसमें से माइनस m बाहर निकल गया, डी बाई डी टी ऑफ IP आ गया। यानी द्वितीय कुंडली में प्रेरित होने वाले विद्युत वाहक बल का परिमाण ये प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये अपने को प्राप्त हो गया। यहाँ जो चिन्ह है m ये क्या कहलाएगा? इसे बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक। फिर हमने निकाले थे m का मान। किसके लिए निकाले थे? याद है? दो वृत्तीय कुंडलियों को अत्यंत पास में रख करके, ये एक कुंडली थी, ये दूसरी कुंडली थी, उनके बीच की दूरी x ली गई थी। त्रिज्याओं को पहले मैंने RP और RS दिया था और बाद में बराबर लेके भी सत्यापित किए थे। तो हमको मिला था इसमें जब धारा प्रवाहित करेंगे IP तो उसके कारण B का मान कितना होगा? इसके केंद्र पर μ0 अपॉन 4 पाई 2 पाई NPIP अपॉन RP। और इसके कारण द्वितीयक से संबंधित फ्लक्स कितना होगा? द्वितीयक से संबंधित फ्लक्स फाई एस बराबर मॉड बी इंटू द्वितीयक कुंडली का क्षेत्रफल, प्रभावी क्षेत्रफल बोलते हैं इसको। द्वितीयक कुंडली का प्रभावी क्षेत्रफल कितना था उसको अपन देख लेते हैं। इसके बाद मॉड बी की वैल्यू तो यहीं से रख देंगे, तो कितनी आ जाएगी? μ0 अपॉन 4 पाई 2 पाई NPIP अपॉन RP इंटू NS इंटू पाई RS का स्क्वायर। ये हो गया किसकी वैल्यू? फाई एस की वैल्यू। जब आएंगे इसको, ये 2 पाई से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो μ0 NPNS पाई RS स्क्वायर फिर 2RP इंटू IP, ये हो गया फाई एस। इसको देंगे समीकरण नंबर 3, शायद एक था ये, तो समीकरण नंबर 2। लेकिन हम क्या जानते हैं कि फाई एस बराबर कितना होता है? m इंटू IP। तो इसकी तुलना कर देंगे, दोनों की तुलना करने पर अपन को क्या मिलेगा? m बराबर कितना मिल जाएगा? m बराबर मिल जाएगा μ0 NPNS पाई RS स्क्वायर अपॉन 2RP। ये 4 हो गया। अब हम यदि RP और RS को बराबर मान लेते हैं और दोनों को R के बराबर लेते हैं तो एक RP से RP कैंसिल हो जाएगा, तो m बराबर कितना आ जाएगा? μ0 NPNS पाई R के बटे 2, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर हम इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं सवालों को हल करने के लिए कि RP और RS दोनों बराबर दिए रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दो कुंडलियों के मध्य, वृत्तीय कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान, जबकि उनके मध्य की दूरी अत्यंत कम है, नगण्य है, ठीक है। अब इसके बाद अपने को एक और लेना था, वो था दो परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान निकालना है। ये किसके लिए था? दो कुंडलियों के मध्य। ये कर चुके थे कल अपन। इसके तुरंत बाद अपन जो परिनालिका वाला है वो करेंगे। असुबह हुआ है, अभी नहीं हुआ। निकालना था किसी आयताकार कुंडली के लिए जो 12th में नहीं है लेकिन JEE के और नीट के एग्ज़ाम में आता है। लेकिन उसके पहले अपन कर लेते हैं 2 और आर्टिकल, ठीक है, जो बहुत महत्वपूर्ण है 12वीं के हिसाब से, फिर आखिरी में उसको करेंगे, ठीक है। वो कौन कौन से आर्टिकल हैं ज़रा देखें। यही दो कुंडलियाँ दी हैं। इन दोनों कुंडलियों के मध्य अपने को अन्योन्य प्रेरण गुणांक m और उनके स्वप्रेरण गुणांक L1 और L2 के मध्य
संबंध ज्ञात करना। ठीक है, दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक m व उनके स्वप्रेरण गुणांक L1 व L2 के मध्य संबंध। ठीक है, ये निकालना है। दोनों की त्रिज्याएं समान ली गई हैं, R ये भी है, R ये भी है। तो हम जानते हैं, माना इनमें फेरों की संख्या NP है, इसमें फेरों की संख्या NS है। ठीक है, ये प्राथमिक कुंडली है, थोड़ा बड़ा बना दी दूँ, प्राथमिक कुंडली, और ये द्वितीयक कुंडली है। ठीक, अब हम जानते हैं कि इनके बीच यदि हम L1 निकालें प्रथम कुंडली के लिए तो उसकी वैल्यू होती है म्यू0 n स्क्वायर, या हमारा NP स्क्वायर हो जाएगा, पाई R अपॉन 2। ये प्रथम कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक पढ़ चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे के लिए स्वप्रेरण गुणांक। परीक्षा में याद करके जाना पड़ेगा भाई। हाँ, और L2 बराबर कितना आ जाएगा, म्यू0 NS पाई R अपॉन 2। समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। थोड़ी सी स्याही डालनी पड़ेगी लगता है, 2 मिनट। यहाँ पर भी NS स्क्वायर आएगा। ठीक, ये 2 हो गया। और उनके मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान कितना हो जाएगा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक वो दिख रहा है अपने को, m बराबर म्यू0 NP NS पाई R अपॉन 2। ये समीकरण 3 हो गया। 1 और 2 का गुणा कर देंगे इसके साथ, 1 गुणित 2 L1 इंटू L2। क्यों किया, क्योंकि म्यू0 का स्क्वायर हो जाएगा, NP का स्क्वायर हो जाएगा, NS का स्क्वायर हो जाएगा, पाई R का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कुछ मिलेगा उससे अपने को। L1 L2 बराबर म्यू0 का स्क्वायर, NP का स्क्वायर, NS का स्क्वायर, पाई R का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इकट्ठा कर लें तो म्यू0 NP NS पाई R अपॉन 2 पूरे का स्क्वायर। लेकिन ये समीकरण 3 से किसका मान है, m का मान है। ठीक है, तो 3 से मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो L1 L2 बराबर कितना हो जाएगा, m का स्क्वायर, और ये इनकी भी संबंध हो गया है। m बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2, यानी उनके मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान, ये उनके स्वप्रेरण गुणांकों के गुणोत्तर माध्य के तुल्य होता है। मैथ्स वाले समझ गए होंगे गुणोत्तर माध्य किसको बोलते हैं। तो m बराबर हो जाएगा रूट L1 इंटू L2। लेकिन ये कब है, ये तब है जब प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न होने वाला संपूर्ण फ्लक्स द्वितीयक से संबंधित हो जाए, यानी आदर्श स्थिति। ऐसी स्थिति हमेशा नहीं होती है। जितना फ्लक्स उत्पन्न होता है प्राथमिक में पूरा का पूरा द्वितीयक तक नहीं पहुंचता है, उसका कुछ हिस्सा पहुंचता है, और इसीलिए ये ठीक बराबर ना हो करके, ठीक है, ये किस स्थिति में है, आदर्श स्थिति में। आदर्श स्थिति समझा दिया मैंने। ठीक, अन्यथा क्या होगा, अन्यथा m बराबर k रूट L1 इंटू L2 आता है। यहाँ k क्या कहलाता है, k कहलाता है युग्मन गुणांक, कपलिंग कोफिशिएंट, युग्मन कपलिंग कोफिशिएंट। यानी यदि पूरा का पूरा फ्लक्स जुड़ जाए प्राथमिक से द्वितीयक में तो k का मान 1 होगा। पूरा तो जुड़ता नहीं, कुछ कम को जुड़ता है, इसलिए k का मान हमेशा 1 से छोटा होगा। तो k का मान हमेशा 1 और 0 के बीच होता है। 1 के बराबर तभी होगा जब वो आदर्श स्थिति होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर k एक नंबर है, गुणांक है, ये कोई इसकी विमीय राशि, विमीय सूत्र नहीं होता है, लेकिन इसका मान 0 से 1 के बीच में होता है हमेशा। ये इस बात पर निर्भर करता है कितना फ्लक्स प्राथमिक से द्वितीयक तक जाकर के संबंधित हुआ है। ठीक, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ठीक, 2 कुंडलियाँ दी हैं जो अत्यंत पास रखी गई हैं, तो उनके मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक m और उनके स्वप्रेरण गुणांकों के मध्य संबंध। हमने क्या पढ़ा कि उसके केंद्र पर या उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युतीय ऊर्जा का चुंबकीय ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। ठीक, तो हम पता लगाना चाहते हैं कि उस ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा। किसी कुंडली में संचित
विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक। अक्सर सिद्ध आता है, क्या सिद्ध करने के लिए आता है, सिद्ध करो कि U बराबर हाफ LI²। ठीक है, L क्या चीज़ है, स्वप्रेरक गुणांक है, और I क्या चीज़ है, धारा का मान है। तो ये किसी कुंडली में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो हमने क्या बताया कि उसमें उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी विद्युतीय ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा बदल जाती है। तो चुंबकीय ऊर्जा का मान कितना होगा ये पता लगाना है। ठीक, तो हम क्या जानते हैं, शायद 9-10 में कहीं पढ़ा था और अभी अपने धारा वाले चैप्टर में पढ़ा था कि पावर P का मान जो होता है वो E×I के बराबर होता है। E क्या चीज़ है, यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल है, और I क्या चीज़ है, प्रेरित धारा। ठीक है, ये पावर हो गया। P क्या चीज़ है यहाँ पर, शक्ति। तो किसी परिपथ में यदि इसकी कुंडली का प्रेरकत्व L है, यदि किसी क्षण धारा का मान I हो, किसी क्षण, तथा उस क्षण उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल का मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान E हो, तब उस क्षण उसमें शक्ति का मान, ठीक है, या उसको बोलते हैं तात्क्षणिक शक्ति, तात्क्षणिक शक्ति का मान P बराबर E×I होता है। ठीक, अब यहाँ चूंकि E बराबर क्या होता है, E बराबर -L dI/dt। ठीक, ये किससे, ये फैराडे के EMI नियम व स्वप्रेरकत्व से, व स्वप्रेरकत्व से। ठीक, यहाँ माइनस साइन क्या बताता है, केवल कि ये विपरीत दिशा में कार्य करती है, लेंज के नियम का पालन करती है। तो एक में रख दे, एक में रखने पर, ठीक है, तो एक में रख देंगे तो कितना हो जाएगा, P बराबर L dI/dt × I। ठीक है, यहाँ से dt इधर जाओगे, P dt बराबर LI dI। चूँकि P × dt ये बराबर क्या होता है, dW। उनको बोलना अभी बैठो, अभी रुक जाओ, सर पढ़ा। तो ये P dt बराबर हो गया dW। ठीक, कैसे आया मालूम है ना, अपन जानते हैं इस dt को मैंने इधर पक्षांतर कर दिया हूँ, तो LI dI हो गया। P dt का मान कैसे आता है, P बराबर होता है dW/dt। पढ़ा था ना, शक्ति क्या कहलाती है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो वहाँ से आया ही। ठीक, ये यहाँ रख देंगे, एम्प्लाइज dW बराबर कितना मिल जाएगा, LI dI। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद यदि हम इसको किसी क्षण बोल रहे थे, किसी क्षण प्रेरित धारा का मान I है, तो उस क्षण उसमें किए गए कार्य का मान dt समय में किए गए कार्य का मान dW बराबर LI dy है। हम 0 से I तक धारा जब बढ़ाएंगे तो उसमें कितना कार्य करना होगा, वही उसमें संचित हो जाएगा चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो कुल कार्य इसे या धारा को प्रेरित धारा बोले हैं, 0 से I तक बढ़ाने पर किया गया कार्य। ठीक है, W बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन dW या इंटीग्रेशन LI dI 0 से I तक। L बाहर निकल जाएगा, I की इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1+1/1+1 0 से I। ठीक, इसको और सरल कर लेंगे, ये तो समझ में आ गया होगा कैसे हुआ है इंटीग्रेशन का उपयोग करके। तो W बराबर हो जाएगा L I²/2 -0²/2 या हाफ LI²। यह कार्य विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इम्प्लाइज U बराबर हाफ LI²। यह आर्टिकल आ जाएगा इसका। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं फिर से एक बार पूरा समझा देता हूँ, ध्यान से समझेंगे, क्योंकि परीक्षा में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, हम शुरुआत किसी कैसे करेंगे, लैंग्वेज क्या होगी, माना एक कुंडली है जिसका स्वप्रेरणांक L है, किसी क्षण जब उसमें धारा परिवर्तन की दर dI/dt है और धारा का मान I है, तो उसमें प्रेरित होने वाले विद्युत वाहक बल का मान E है, तब उस क्षण तात्क्षणिक शक्ति का मान P बराबर E×I होगा। चूँकि E प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसका मान कितना होगा, L dI/dt। तो यहाँ L dI/dt रख देंगे, एक में किया जाएगा, सिर्फ आंकिक मान रखना है हमको, इसलिए L dI/dt। dt को उधर पक्षांतर कर देंगे, P dt बराबर LI dI। तो P dt क्या कहलाता है, उस क्षणिक समय में उस पर किया गया कार्य यानी dW।
तो dW बराबर LI/DI हो जाएगा। इस प्रेरित धारा को 0 से I तक बढ़ाने पर उस पर किया गया कार्य, ये P कितना हो जाएगा, W बराबर I का इंटीग्रेशन हो जाएगा I की घात 1-1 के बटे 1-1, 0 से I तक विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा के रूप में उस कुंडली में संचित हो जाता है। इसलिए U बराबर हो जाएगा 12LI²। ये है इसका चुंबकीय ऊर्जा या विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक, अच्छे से याद कर लेंगे। संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान और 12LI², ये हमने पढ़ लिया किसी कुंडली में संचित विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का मान। दो अलग अलग चीज़ें हो गई हैं और आपको समझ में आ गई होंगी। कौन है? अच्छा, तो आ गया इतना समझ में, क्लियर हुआ, ठीक। अब हम इसके बाद एक अलग सा आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। वो अलग सा आर्टिकल क्या है, याद है? मैंने बताया था किसी आयताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। हमने वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर निकाल लिया था, परिनालिका के अक्ष पे भी निकाल लिया था, और अब हम देखने जा रहे हैं किसी आयताकार कुंडली। ये अलग से है, ये सिर्फ जेईई में और IIT में पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको अपन अच्छे से तैयार कर लें। ये वाला बन गया ना, ये समझ में आ गया चित्र इसका, ठीक है। स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक, L का व्यंजक, ये आयताकार कुंडली। कुछ अपन ने इसका हिस्सा पढ़ चुके थे, याद हो तो। जब इसमें धारा I प्रवाहित करते हैं तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, ठीक, यदि इसकी चौड़ाई A है या लंबाई A बोले अपन, और ये B है, तो इसमें धारा I प्रवाहित करने पर O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमने निकाले थे μ0/4 पाई 8√A² + B² अपॉन AB इंटू NI। किसको किसको याद है ये? आप लोगों से जिसको याद नहीं है, तो मैंने जैसे याद कर लिया हूँ, मुझे याद हो गया है, तो आप लोगों को भी याद हो जाना चाहिए, क्योंकि कई बार सिर्फ B पूछ लेता है, कई बार पूछता है उसका स्वप्रेरण गुणांक का मान कितना होगा यदि लंबाई को और चौड़ाई को दोगुना कर दी जाए, ठीक, या उसकी उसकी क्या कहलाती है, परिमिति, पैरीमीटर, उस पैरीमीटर को उतना ही रखा जाए, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो दुगने कर दिया है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ये सब चीज़ें जो प्रश्न तभी बन पाएंगे जब अपन इस सूत्र को याद रखेंगे और उससे L का मान निकालेंगे, ठीक है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अपन पहले निकाल चुके थे। A लंबाई है, B चौड़ाई है, I धारा प्रवाहित की जा रही है और N फेरों की संख्या है। अब इसकी केंद्र पर या इससे संबंधित फ्लक्स का मान क्या होगा? मॉड B इंटू मॉड A। मॉड B की वैल्यू μ0/4 पाई 8√A² + B² अपॉन AB इंटू NI, ये हो जाएगा। और A का मान कितना हो जाएगा? N इंटू AB। एक फेरे के लिए क्षेत्रफल A इंटू B होगा, ऐसे N फेरे हैं तो N इंटू AB हो जाएगा। ये AB से AB हो जाएगा कैंसिल, तो μ0/4 पाई 8√A² + B² इंटू N² इंटू I, ये मिल जाएगा फाई का मान, समीकरण नंबर 2, जो कि एक इसको दिए थे। लेकिन फाई बराबर क्या होता है? L इंटू I, ये 3 हो गया, तो 2 व 3 से अपने को L का मान मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? L बराबर मिलेगा, यहाँ दिख नहीं रहा होगा शायद आप लोगों को, यही L बराबर मिलेगा μ0/4 पाई 8√A² + B² इंटू N², ठीक। अत्यंत महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये, जरा सा आपको याद भर रखना है ना। इसमें A बराबर भी हो जाएगा तो किसके लिए हो जाएगा? वर्ग के लिए, ठीक। A बराबर भी वर्ग के लिए कितना हो जाएगा? वर्ग के लिए A बराबर B, तो A बराबर B कर देंगे तो L का मान कितना हो जाएगा? μ0/4 पाई 8√2A² इंटू N² A² + A² हो जाएगा, उसको 8√2A लिख देंगे, तो μ0/4 पाई 8√2A इंटू N², ये हो जाएगा L का मान वर्गाकार कुंडली के लिए, ठीक है। ये दो महत्वपूर्ण आर्टिकल, तो इनको अपन ने सब कंप्लीट कर लिया, अच्छे से देख लो इन सबको, ठीक है। और अब इस चैप्टर में हाँ फोटो ले लो उसके, धारा जनित्र, विद्युतीय मोटर और ट्रांसफार्मर, जब ये चारों हो जाएंगे तो फिर अपने को विभिन्न प्रकार के AC परिपथ पढ़ने हैं, ठीक। AC परिपथ जब कंप्लीट कर लेंगे तो अपने 4 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी, 4, ठीक है। इतनी जल्दी अपन बहुत सारे यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं, इसलिए अब थोड़ा सा आप लोगों को पीछे के जो आर्टिकल्स हैं उनको तैयार करना शुरू कर देना चाहिए।